कौन कौन लड़ते हुए मारे गए? नुसरत खान की मृत्यु का जैसे समाचार मिला तो अलाउद्दीन खुद आया। अलाउद्दीन का भाई मैं खुद जाता हूँ, खुद जाके देखता हूँ कि अलाउद्दीन खुद सेना लेके आ गया। और उसे समझ में आया कि यार चाचा जी सही कह के गए थे, ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर है। तो यार पार उनकी नहीं पड़ी थी, पार अपनी भी नहीं पड़नी। पर अलाउद्दीन घाघ था जी, उसमें जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था एकदम। तो उसने कहा और कोई तरीका निकालते हैं। उसने हमीर के 2 बंदों को अपनी तरफ मिलाया, रतिपाल और रणमल। कौन कौन 2 बंदे थे? उसने रतिपाल और रणमल को कहा कि रतिपाल और रणमल, यदि तुम मुझे जीत का कोई तरीका बता दो तो मैं युद्ध जीतने के बाद तुम दोनों को रणथंभोर का राजा बना दूंगा। उन दोनों ने कहा युद्ध जीतने का तो कोई तरीका नहीं है, किला जीतने का तो कोई तरीका नहीं। कैसे? किले में लोग ऊपर बैठे हैं, तुम ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, नीचे वाले ऊपर आएंगे क्यों? नीचे वाले ऊपर से आक्रमण करेंगे तो तेरा नुकसान है, तू कितने दिन नुकसान झेलेगा, तेरे को जाना ही पड़ेगा। और ऊपर वाले नीचे क्यों आएंगे? उनको कोई कारण है नहीं कि वो नीचे उतरे। अलाउद्दीन ने कहा कोई तो तरीका होगा जिस तरीके से ये हो, ऊपर कितने दिन अंदर बैठे रहेंगे, कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पूरा स्टॉक कर रखा है, पानी वानी अनाज का एकदम इंतजाम है, उनको नीचे आने की कोई आवश्यकता। कितने दिन का इंतजाम है? कहा 2.5-3 साल तो आराम से नहीं उतरा। अलाउद्दीन ने कहा इतने दिन तो मेरे से नहीं रहा जाए, तो फिर क्या किया जाए? तो उन रतिपाल रणमल ने कहा देख एक तरीका है, किले के अंदर का पानी और किले के अंदर का अनाज यदि खराब हो जाए किसी भी प्रकार से, फिर बाहर आना ही पड़ेगा। कैसे? अंदर पब्लिक हिंदू है पूरी, यदि किले के पानी में गाय की हड्डियां फेंक दी जाए, किले के अनाज में गाय का खून मिला दिया जाए, तो ये उसके चिमटी नहीं लगाएंगे, खाना पीना तो छोड़िए टच करना तक पसंद नहीं करेंगे, और बाद में इनको बाहर आना ही पड़ेगा। और ये जब बाहर आएंगे तो ये सैनिक कम है, तुम्हारी सेना ज्यादा है, और ये अंदर उस पानी को ना पिएंगे ना उस खाने को खाएंगे, बनिस्बत ये लड़ते हुए मारे जाना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति में खुद दरवाजे खोलेंगे, खुद लड़ने के लिए आएंगे, तब तू मार लेना, क्योंकि इनकी सेना कम है, तेरी सेना ज्यादा है। और बाद में पर याद रखना हम दोनों को रणथंभोर का राजा बनाएगा। अलाउद्दीन का धीरे बोलो पक्का, तो इसमें अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अलाउद्दीन के साथ कौन से 2 सेनापति मिल जाते हैं? किससे विश्वासघात करते हैं? देखो, रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर। किस किसने विश्वासघात किया? और इन्होंने भाई किले के अंदर का पानी और किले के अंदर का जो अनाज था उसको क्या कर दिया? खराब, दूषित कर दिया उसको। अब जैसे हमीर के सैनिकों ने सुबह सुबह देखा कि यार किले का तो पानी भी खराब, किले का तो अनाज भी खराब, तो उन्होंने हमीर को आके कहा कि भाई न तो इस पानी को पीने योग्य बचा है, ना ये अनाज खाने योग्य बचा है। अब अपने पास एक ही तरीका है कि भूखे प्यासे मरे, इससे अच्छा है बाहर जाके लड़ाई करें, लड़ते हुए मारे जाएं, दुश्मन को अधिकाधिक हानि पहुंचाते हुए मारे जाएं। अपने कम है, मरना तो पक्का है, पर दो दो हाथ करके मरे, दुश्मन को बताएं कि हम क्या चीज है। ऐसी लड़ाइयां जिनमें दुश्मन की संख्या बहुत बड़ी होती थी, ऐसी लड़ाइयां जिनमें निश्चित था कि हम सब लड़ते हुए मारे जाएंगे, वैसी लड़ाइयों को फिर भी कोई लड़ने के लिए जाते उनको बोलते साका। क्या बोलते? क्या बोला करते? ऐसी लड़ाइयां जिनमें आपकी सेना बहुत कम हो। कम का मतलब वैसे कि आपके पास फौजी है 7,000, बाहर बैठे 1 लाख, कैसे नहीं जीत पाओगे? 7,000 तमाम धुरंधर हो जाए ना तो भी 1 लाख से तो पार पड़ेगी। संख्या बल बहुत बड़ी चीज होती है, कैसे पार पड़ेगी आपको? सामने 50,000, 60,000, 70,000 की फौज है, आप 3,000 आदमी लिए बैठे हो, 4,000 आदमी लिए बैठे हो। ऐसी जो लड़ाई होती है उनको क्या बोलते हैं? आप पता है ये 7,000 बार जाएंगे सर, लड़ते हुए मारे जाएंगे। उस समय उनका एक ही उद्देश्य था, हम तो 7 मरेंगे, सामने वालों को 28 लेके मरे हैं। और व्यक्ति जब अपने वाली पे आता है ना कि भाई मेरी तो मौत है, सामने वालों के लेके मरूं, तो फिर वो ढंग से ही खेलता है, फिर वो पावरफुल ही करता है कि अब भाई जितना मार सकता हूं उतना मारूं। आप इस बात को यूं सोच लीजिए, मैं कहता हूं आप अकेले हो, सामने 5 जने आ गए, आपको पता मारेंगे, जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं, आपकी कोशिश रहेगी कि 2-3 को तो मारूं, भले बटके भर जाऊं, है ना भाई? आदमी मरता, आदमी कुछ भी करेगा इस बात पे। सेम इसी प्रकार की लड़ाइयां थी। ऐसी लड़ाई हम क्या बोलते? अब वो ये भी जानते थे कि हम 7,000 जब बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, दुश्मन के मान लो 28 मार दिए, 30 मार दिए, तो भी दुश्मन के 70 तो बाकी है या 50 है तो 20 तो बाकी है, वो कब्जा करेंगे। और कब्जा करेंगे तो मध्यकाल के तुर्क आक्रमणकारियों का सबसे पहला निशानी थी महिलाएं।
अपने भारत में पहले युद्ध केवल सेनाओं के बीच में होते थे, उनमें महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया, लड़ाई हुई है, लड़ाई राजाओं के बीच में, अगला राजा हार गया, अगला राजा मार दिया गया, अगले राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, 100 तरीके किए जा सकते हैं। महिलाओं बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जाता, ये माना जाता। महिलाएं सबके वो सुरक्षा की जाएगी, सारी महिलाओं की, सब बच्चों की सुरक्षा की जाएगी, उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया नहीं जाए। ये मध्यकालीन आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति को मानते नहीं थे। उनका सबसे पहला था कि महिलाओं को उठाया जाए, बांट लिया जाए, आपस में रेप किया जाए, बेच दिया जाए, बाहर के बाजारों में ले जाकर बेच दिया जाए। इसलिए अपने एक नई परंपरा आई कि जब उन 7,000 को पता है कि हम बाहर जाते हुए लड़ते हुए मारे जाएंगे, उससे पहले सारी महिलाओं को जला दिया करते। या वो महिलाएं कहती कि भाई तुम जाओगे वैसे ही मारी जाएंगी, हम तो बाद में उठा के ले जाएंगे, इससे अच्छा है कि हमें क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। अग्नि में स्नान कर लिया करती, पहले ही वो अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जौहर। क्या बोलते? और वो जौहर करने के बाद जितने पुरुष होते वो सारे केसरिए कपड़े पहन के निकलते। कैसे कपड़े? केसरिया कपड़े पहन के जाते। केसरिया कपड़े पहन के जाते, इसलिए उस लड़ाई को क्या बोलते? केसरिया। और उनमें उनको पता था अपने सब मरेंगे, उसमें उन सब का एक ही उद्देश्य होता था कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंचाई जाए, हानि पहुंचाई जाए। सवाल ये भी हो सकता है, कई बार खूब सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सवाल उठाते हैं कि वो महिलाएं क्यों खुद की अग्नि में जल जाया करती थी, वो लड़ी क्यों नहीं, उनको खुद को भी लड़ लेना चाहिए था। क्या हो जाता है यदि 3,000 4,000 महिलाएं और लड़ लेती, क्या फिर जीत जाते? नहीं जीत पाते। पर यदि 3,000 महिलाओं में से कोई 400 500 कोई 200 ही पकड़ ली जाती, वही था उनके साथ में, एक बुरी सी जिंदगी थी, वो सेक्स स्लेव बन के रह जाती, उनके साथ रेप किए जाते। कोई भी सभ्य महिला इस प्रकार की बात को तो कतई नहीं चाहेगी। मैं हमेशा कहता हूं हम शायद उन स्थितियों की आज कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सिहर जाए उसको सोच के भी, ये क्या समय रहा होगा उनके लिए, वो कितनी बहादुर रही होगी इस मामले के अंदर कि ये निर्णय लेना कि नहीं भाई हमारे को दूसरा आदमी टच ही नहीं कर सकता। भारत का संविधान कहता है कि जीवन गरिमा युक्त होना चाहिए। जीवन कैसा? जीने का मतलब ये थोड़ी है किसी भी हालत में आप जिंदा रह जाओ, किसी भी हालत में जिंदा न रहने, जिंदा तब जब सम्मान सहित प्राइड रहे आपका। मणिपुर में अभी जब वहां पे दंगे वंगे चल रहे थे, एक वीडियो बड़ा भयावह करने वाला था कि किसी लड़की को कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है ना, नंगा करके उसको घुमाया जा रहा है। मैं सोचता हूं यदि उस लड़की को पहले ये ऑप्शन दिया जाता कि तेरे को नंगा करके घुमाएंगे या तेरे पास एक ऑप्शन ये है कि तू खुद जल जा, वो क्या चुने? भीलवाड़ा में अपने एक बच्ची को पूरी तरीके से रैप करने के बाद में भट्टी में जला दिया गया था। यदि उस बच्ची को पहले ऑप्शन दिया जाता कि तेरे साथ ये होगा, उसके लिए एक ये ऑप्शन है, वो क्या चुनती? पहले वाला शायद चुनती। कोई भी अपने आन बान शान की रक्षा करना चाहेगी, पर कोई 2 4 किताबें पढ़ने के बाद में किसी ऐसे कमरे में बैठ के और ट्वीट करता है, क्यों जौहर कर लिया था? क्या ये कायरता की निशानी नहीं है? क्या उनको लड़ना नहीं चाहिए था? लड़ाई, लड़ाई के तरीके, युद्ध स्थल बहुत अलग चीज होती है। आज भी अभी तक जब हम इस मनुष्य सभ्यता के आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, फ्रंट पे लड़कियों को लड़ने के लिए नहीं भेजते। आज भी सेना में लड़कियां हैं, वो ऑफिसर बनेगी, वो टेक्निकल विंग में जाएगी, वो 100 प्रकार की हो जाएगी, फ्रंट पर लड़ने के लिए अभी भी नहीं भेज रहे। उसका एक बड़ा कारण ये है, अभिनंदन को पकड़ा, भारत के एक पायलट को पकड़ लिया था अभिनंदन को, तो भी हमारे देश की भावना ये थी कि हमारे किसी जवान के हाथ क्यों लगा दिया। और उसकी जब फोटो आती कि भाई उसके नाक से खून बह रहा है या उसकी उस प्रकार की फोटो, आंखें सूजी हुई है, और हमको यूं लगता है कि अरे यार हमारे फौजी के हाथ कैसे लगा दिया। इसको कल्पना करके देखिए, किसी लड़की फौजी को पकड़ ले और उसकी रैप करने के बाद फोटो डाली जाए, ऐसी लड़कियों को पकड़ लिया जाए और दुश्मन उनके साथ में कितना बुरा बर्ताव करे। इसलिए लड़ाइयां अलग प्रकार की चीज होती है, उसमें महिला पुरुष समानता और बहादुरी कायरता बहुत अलग रह जाती है, उनके तरीके बहुत अलग प्रकार के होते हैं। लिखो 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी, 1301 ईस्वी में इन 1301 एडी रणथंभोर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभोर, रणथंभोर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभोर। रणथंभोर में क्या किया गया? बॉक्स में बंद कर लो इसको, जो मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, वैसा वैसा लिख के बॉक्स में बंद करो ताकि याद रहे कि साके में क्या क्या चीजें होती है।
कर लिया। तो दो चीजें होती थी साक्य में, क्या क्या? जौहर और केसरिया। महिलाएं क्या करती? जौहर। पुरुष क्या करते? हमीर की रानी थी, हमीर की रानी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था? तो रानी रंग देवी ने क्या किया? जौहर। लिखो, हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। हमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। लाइन चेंज करके लिखो, हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। हमीर के नेतृत्व में, लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। सारे बुद्धिजीवी इन बातों पर चर्चा कर लेंगे कि जौहर सही था गलत था। इन पे चर्चा कर लेंगे कि उन महिलाओं को जलना चाहिए था नहीं जलना चाहिए था। तो इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि मध्यकाल में ऐसा क्यों हुआ। तो इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि अब ऐसा क्या चेंज हो गया था भारतीय सभ्यता में कि महिलाओं को इस प्रकार जलना पड़ रहा था। तो इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता कि प्राचीन काल में क्यों नहीं कर रही थी, अभी क्यों कर रही है। इन सवालों के जवाब देने से उनको ये बताना पड़ेगा कि तुर्क आए थे वो बहुत गंवार जाहिल थे और महिलाओं के प्रति बहुत बुरे थे। बस बुद्धिजीवी ये नहीं बताना चाहते, वो सो कॉल्ड रोमांटिसाइज करना चाहते हैं चीजों को। अभी तक पता नहीं किन ख्यालों में रहते हैं, उनको फिर ये बताना है कि बाहर से आए हुए लोगों ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार पुष्पित और पल्लवित किया था, किस प्रकार मेहराबों का निर्माण और गुंबद भारतीय संस्कृति में होने लगे थे। अरे लुगाइयों को उठा उठा के लेके जाते थे, तुम्हें ये नहीं दिखता? बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता, तुम्हें ये नहीं दिखता? आज हर बात पर महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला भारतीय समाज इस बातों से, इस सच्चाई से मुंह चुरा लेता है कि मध्यकाल के अंदर बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने महिलाओं की स्थिति खराब कर दी थी। मेरा हमारी महिलाओं के प्रति नतमस्तक होता हूं कि 700 से लेके 1200 तक, और उसके बाद में जब दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया था तुर्कों का, उसके बाद लगातार इतने सालों में जब पुरुष लड़ रहा था, बाहर मंदिर को बचा रहा था, अपनी जमीन को बचा रहा था, अपनी सभ्यता को बचा रहा था, उस समय महिलाओं ने घर किस प्रकार चलाए होंगे। मैं सोचता हूं कि यार एक तो टाइम आया था जब राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं बचे थे, सारे के सारे कट के मरमुरा गए थे किसी युद्ध के अंदर। उसके बावजूद वो एक महिला अपने घर में बैठकर अपने घर को संभालती है, अपने खेत खलिहान को संभालती है और अपनी अगली पीढ़ी को पुनः तैयार करती है कि तुम्हें तुम्हारे बाप का, दादा का, सबका बदला लेना है। जो बाहर वाले आक्रमणकारी आएंगे उनको जमीन का इंच इंच नहीं देना है। वो किसी अपने बच्चे को पालने में झुलाती हुई भी कहती थी, इलान देनी आपनी हलरियो हुलराए, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए। वो लगता है उन महानतम महिलाओं के साथ में आप कैसे कर सकते हो। वो हमारे राजस्थान की महिलाएं थी, वो आपकी मेरी कोई माएं थी, वो दादियां थी, जिन्होंने इस कदर राजस्थान की संस्कृति को बचाया होगा कि आज भी नागालैंड में भी जाकर आप कहो ना मैं राजस्थान का हूं, प्रथम दृष्टया उसके दिमाग में आता तुम बहादुर हो। भले तुम खुद मन ही मन सोचोगे अभी लड़ाई हो तो सबसे पहले चप्पलें हाथ में मैं लूं, पर हमारी जो ये बहादुरी की छवि है ना, कि आज भी यूपी का कोई कभी भी खड़ा होकर कहता है वो राजस्थान रणबांकुरा था जो लड़ा था। क्यों? हम आज तो नहीं लड़ रहे, हम तो नहीं लड़ पा रहे, हम तो यहां पर बैठ कर रहे हैं। क्यों हमारे बारे में आज भी बात की जाती है? इसका मतलब हमारे समाज के उन लोगों ने कुछ ऐसा हैरत अंगेज किया है कि आज भी भारत के दिल से वो निकल नहीं पा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से लेके लॉर्ड क्लाइव तक, कहां से कहां तक? सिकंदर से लेके लॉर्ड क्लाइव। सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वहां से लेके यहां तक भारत की सभ्यता विदेशियों के हार से भरी पड़ी है कि विदेशी आए और भारत के राजाओं को हराते गए, हराते गए, हराते गए। मैं जब भी भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो मैं राजा पोरस की हार से लेके सिराजुद्दौला की हार तक केवल हार हार देखता हूं और मेरा मन खिन्न हो जाता है। पर इस बीच जब मैं राजस्थान की तरफ देखता हूं तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वापस कुछ इस कदर मुट्ठी भर लोग रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की कभी परवाह नहीं की, जिन्होंने जिंदगी को इतना सस्ता कर दिया था कि खून पानी की तरह हो गया था।
वो खून बहाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने 500 वर्षों तक दिल्ली की तरफ विदेशी आक्रमणकारियों को देखने नहीं दिया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम पे सिंध पे अटैक के बाद अगले 500 सालों तक तुर्क और अरब लगे रहे कि दिल्ली मिल जाए। 1192 में जब तक वो तराइन के दूसरे युद्ध में जीत नहीं पाए थे, दिल्ली नहीं मिली है उनको। 500 सालों तक यदि दिल्ली बची रही है तो वो बचाने वाला राजस्थान है। यदि दिल्ली बची रही है तो लगातार वो हमारे कोई पुरखे लड़े होंगे तब दिल्ली बची रही। और एक बार दिल्ली उनके हाथ में गई, एक बार हमारे हाथ से निकली। 1192 में दिल्ली तुर्कों के पास गई, अगले 100 साल में वो तमिलनाडु तक पहुंच गए थे। कोई पूछे सवाल की बाकियों ने क्या किया, कोई पूछे सवाल की बाकी वाले क्यों नहीं लड़े। हमारे पर तमाम तोहमतें आरोप है कि जीते एक, हारे एक, लड़े एक, राजस्थान वाले नहीं लड़े एक, 100 बातें हैं। बाकी वो पांडे तक पहुंचे हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी वहां साउथ तक पहुंचा हुआ था एकदम, बाकी जनता नहीं थी। हम अलग थे जी, कुछ ना कुछ तो अलग थे, इसलिए हमारी बातें की जाती है। इतनी पीढ़ियां बीतने के बावजूद भी राजस्थान भारत में इसी रूप में देखा जाता है। बाकियों को आप किसी को कहोगे कि साहब गुजरात किस लिए याद किया जाता है, कि थेपड़ा, ढोकला, फलाना ढिंकड़ा, है ना। कोई किसी राज्य को वो किस लिए याद किया जाता है, कि डांस के लिए याद किया जाता है, वहां डांस बहुत अच्छा करते हैं। राजस्थान आज भी लड़ाइयों के लिए याद किया जाएगा, दूसरी कोई बातें नहीं आएगी। हमारी वो वीरता, बहादुरी, वो सब बातें आएगी। उन सब के पीछे रीजन ये है, उन सब के पीछे कारण ये है। देखो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को और 11 जुलाई 1301 एडी, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को और 11 जुलाई 1301 एडी अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर तथा उसने उलूग खान को रणथंभौर सौंप दिया, उसका सेनापति है ना, तथा उसने उलूग खान को रणथंभौर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर रणथंभौर टू उलूग खान, तथा उसने उलूग खान को रणथंभौर सौंप दिया। एंड ही हैंडेड ओवर रणथंभौर टू उलूग खान। तो मारा कौन गया था यहां पे, नुसरत खान। सौंपा किसको गया था, उलूग खान। उसने उलूग खान को रणथंभौर सौंप दिया। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। देखो अमीर खुसरो ने कहा था कि, अमीर खुसरो सेड दैट, अमीर खुसरो ने कहा था कि, अमीर खुसरो सेड दैट, डैश लगा आगे लिखो। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकम हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकम हाउस ऑफ इस्लाम। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकम हाउस ऑफ इस्लाम। कुफ्र का मतलब होता है मूर्ति पूजा। कुफ्र का मतलब क्या होता है, आप कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा लगा के सेंटेंस बनाओ, तो आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। इस्लाम में अभी तक रणथंभौर में वे लोग रहते थे जो मूर्ति की पूजा करते थे, अब उनका घर हो गया जो मूर्तियों की पूजा करते नहीं। चर्चा इन बातों पे होनी चाहिए, इसका मतलब सारी मूर्तियां तोड़ दी गई है। चर्चा इन बातों पे होनी चाहिए कि जिस अमीर खुसरो को भी हम इतना यूं, वो कहते हैं कि साहब अमीर खुसरो ये, अमीर खुसरो वो, अरे सरेआम लिख रहे हैं कि हमने तोड़ी है सारी की सारी। इन पे क्यों नहीं बात करे कोई। इस प्रकार सभ्यता को नुकसान पहुंचा दिया गया। तो ये अपने राजस्थान का पहला साका कहां पर हुआ था, अमीर खुसरो जिस किताब में ये बातें लिखता है उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है, अब सुनो। देखो इसका मतलब है कि अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के हमले जिस किताब में लिखे वो तो है मिफ्ताह उल फुतूह है, कौन सी है, और अलाउद्दीन के हमले जिसमें लिखे उसका नाम क्या है। इसलिए इस किताब का एक नाम और है तारीख अलाई। क्या नाम है, तारीख का मतलब होता है इतिहास, तारीख का मतलब उल्टा पढ़ो, अलाई का इतिहास मतलब अलाउद्दीन का इतिहास। कौन सी किताब है,